जी नमस्कार। और आज हमारी जो टॉपिक है वह है भारतीय मृदा का निर्माण या मिट्टी के निर्माण और उनके प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ये समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, देखिए है क्या कि जो पृथ्वी बनी, देखिए मृदा अलग है, सॉइल अलग है और अर्थ अलग है। सॉइल यानी मिट्टी, मृदा, और अर्थ यानी पूरी पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर पर्वत, पहाड़, नदी, तालाब, जीव जंतु, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये सभी आते हैं। लेकिन मृदा के अंतर्गत, सॉइल के अंतर्गत केवल भू प्रॉपर्टी पर जो विस्तृत उपजाऊ कृषि लायक अवशिष्ट रवा है, उससे हम मृदा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ऐसे तो आप एक ही गांव में अगर जाएंगे तो कई प्रकार की मिट्टियां मिलेगी। कुछ लोग रंग के आधार पर, कुछ लोग उसके गुणवत्ता के आधार पर, कुछ लोग उसके उत्पादकता के आधार पर अलग अलग नाम देता है। जैसे हमारे गांव में जो कहा जाता है वो नाम पहले सुन लेंगे ताकि आपको दिक्कत न हो। कंपटीशन एक अलग चीज है और शिक्षा अलग चीज है। ध्यान रखेंगे, शिक्षा सभी चीज की जा सकती है। शिक्षा सभी चीज की जा सकती है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन कंपटीशन वही होता है जहां पढ़े लिखे लोग होते हैं, विद्वान प्रकार के लोग होते हैं, कॉम्पिटिटिव माइंड के लोग होते हैं, और उसमें छकाने वाला प्रश्न भी आता है। जो छकाने वाला प्रश्न है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, उसी को हम लोग बारीकी से आप लोगों को समझाते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। आप देखे होंगे नेट पर बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर आपको अच्छा लगता होगा, ठीक इसी ढंग से जूम पर अच्छा लगता होगा। लेकिन स्टडी पॉइंट की जो कक्षा है ये ओनली कंपटीशन के लिए है। हम कक्षा इसलिए नहीं कराते कि मुझे लोग अच्छा कहें, हम इसलिए नहीं कराते कि हमारी क्वालिटी को लोग जाने, बल्कि मेरी कक्षा का एकमात्र उद्देश्य है कि आप सक्सेस हो। तो आपके कमजोरी को निकालना और एक सही मार्गदर्शन देना ही मेरा उद्देश्य है। क्योंकि मैं प्रतियोगिता का शिक्षक हूं और अपने फर्ज पर मैं सदा बना रहता हूं। मैं सामान्य शिक्षक नहीं हूं कि जिसको मन करे नेट खोल ले, यूट्यूब खोल ले, जानकारी ले ले। नहीं, आपको कंपटीशन में सक्सेस कराने का तरीका बताऊंगा। तो देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जनरली कहा जाता है कि उस खेत में करियक्की मिट्टी ज्यादा है, करियक्की मिट्टी लाना, वो करियक्की मिट्टी से डेहरी ठीक बनेगा, बोरसी ठीक बनेगा। और घर लीपना हो तो लोग कहते हैं पियर की मिट्टी लाना। कुछ लोग कहता है कि बलुई मिट्टी ज्यादा निकल रहा है कल में से, बालू ज्यादा निकल रहा है, बलुई मिट्टी ज्यादा है। कुछ लोग क्या कहता है ये कोयरात मिट्टी है, कोयरात मिट्टी है। कुछ लोग कहता है ये ढेला जो है मिट्टी का वो चेवड़ा का ढेला है। तो तरह तरह के ये नाम हम लोग देते हैं। वास्तविक रूप से भूगोलवेत्ता को इस नोमेनक्लेचर से कोई लेना देना नहीं। अब रहा रसायन शास्त्री कुछ अलग नाम देते हैं कि ये अम्लीय मृदा है, कुछ लोग कहते नहीं ये क्षारीय मृदा है, कुछ लोग कहता है कि भुभुरी मिट्टी है, कुछ लोग कहता है काचली मिट्टी है, कुछ लोग कहता है कैवाती मिट्टी है, कुछ लोग कहता है चिकनी मिट्टी है। तरह तरह के नाम भी देते हैं रसायन शास्त्री। लेकिन भूगोलवेत्ता जो कंपटीशन में आपको आता है वो ज्योग्राफी की चीज है। हाँ, भले उसमें आपके प्लेस का भी स्थान लिया जाता है,
ठीक इसी ढंग से केमिस्ट्री का भी प्रयोग किया जाता है, ये सारे होते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी तरह ज्योग्राफी की टॉपिक है और इससे प्रश्न हमेशा आता है। तो भारत सरकार ने या विश्व स्तर पर भी इसके लिए ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंट बने हैं। इंडिया में आपका इंडियन सॉइल डिपार्टमेंट, नेशनल इंडियन सॉइल डिपार्टमेंट हौज खास दिल्ली में है। ये जेएनयू कैंपस के ठीक बगल में है, दक्षिण दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ठीक बगल में, जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है दिल्ली में, उसके सटे बाउंड्री पश्चिम में आपका स्थित है नेशनल सॉइल रिसर्च सेंटर। हम गए हुए हैं, विद्यार्थी जी मेरे मित्र उसमें रहते हैं, काम करते हैं। आज भी वो रिटायर नहीं किए होंगे, आज भी वो पोस्टेड होंगे, विद्यार्थी जी उनका नाम है, और अच्छे ऑफिसर है वो। तो ध्यान रखेंगे उसमें क्या है कि उन लोगों ने बैठक करके विश्व के मृदा को कुल 44 भागों में बांटा। विश्व के मृदा को 44 टाइप्स ऑफ सॉइल इन ए वर्ल्ड, लेकिन इंडिया में मृदा को 8 भागों में बांटा। इंडिया में मिट्टी को कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा। और ध्यान रखेंगे कि ये 8 भाग जो है ये अपने गुणवत्ता और क्वालिटी के कारण अलग अलग विस्तृत है। अब सबसे पहले इसमें थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे हम कि जो मृदा निर्मित कैसे हुई। तो पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था, और इस 4.6 अरब वर्ष के बाद जब पृथ्वी धीरे 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 ठंडी होने लगी, इस ठंडी होने के दौरान बहुत से तापांतर, दबांतर, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन होने लगे, और इनके सतहों के ऊपर कुछ टूट फूट होने लगा। क्योंकि सूर्य की रोशनी पड़ती ही पड़ती थी, पृथ्वी जो निकली सूर्य से वो कोणीय वेग को बनाए रखी, यानी लगातार घूमती रही। अगर पृथ्वी कोणीय वेग को नहीं बनाए रखती तो फिर सूर्य में समाहित हो जाती। ठीक इसी ढंग से घूर्णन परिक्रमण की गति भी इसमें थी, और शायद पता होगा कि परिक्रमण के दौरान गत्यामान वस्तु के अंदर किसी भी तरीके के आकर्षण हो तो कम हो जाता। तो सूर्य के आकर्षण का प्रभाव भी कम पड़ा, और वैसी स्थिति में पृथ्वी जो है वह पूरी की पूरी तरह शीतल होने लगी, सूर्य में समाहित नहीं हुई। चूंकि ताप जब कम होने लगा तो घनत्व तो इसका बढ़ा। अब घनत्व तो बढ़े तो वैसी स्थिति में इसके गुरुत्वाकर्षण का मान भी बढ़ने लगा, और जब गुरुत्वाकर्षण के मान बढ़े तो धीरे धीरे वायुमंडल जो नहीं था वो रुकने लगा। अब जब वायुमंडल यहां ठहरने लगा तो सबसे पहले मीथेन का वायुमंडल बना। मीथेन जो कलरलेस और स्मेललेस होता है, कलरलेस और स्मेललेस होता है। और ये मीथेन अभी हम लोगों के घरों में जो आपको गैस सिलेंडर होता है, ये भी कोई कलर नहीं होता और कोई स्मेल नहीं होता। इसमें हम लोग मरकैप्टेन मिलाते हैं ताकि अगर गैस का रिसाव हो तो हमें पता चल जाए कि गैस का रिसाव है। नहीं तो पता चलेगा कि गैस का रिसाव घर में फैला है और हम माचिस और लाइटर जलाएंगे और जल के मर जाएंगे हम। जैसे मिट्टी के तेल पहले सफेद आता था, लेकिन डीलर लोग इसके गलत बाजार में न बेचे, इसके लिए उसको ज्यादा कॉस्टली चीज डालकर उसको ब्लू कलर का किया गया ताकि पता चल सके कि ये सरकारी तेल है और सब्सिडाइज्ड है, इसका ब्लैक मार्केटिंग ना हो। तो वैसे ही आपका ये गैस को भी मरकैप्टेन मिलाकर और गंध युक्त किया जाता है, जिससे गैस कभी रिश्ता उठता है तो महकता है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में आप लोग देखे होंगे। तो वायुमंडल भी ऐसे ही मीथेन गैस का था, लेकिन एकाएक पृथ्वी पर जब तापांतर होने लगे, गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ा और घनघोर वृष्टि होने लगी, तो रुद्धोष्म ताप परिवर्तन के कारण मीथेन ठोस में बदलने लगा। ध्यान रखेंगे, एडियाबेटिक चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, एडियाबेटिक चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर के कारण कोई भी पदार्थ अगर अकस्मात आयरन बढ़ाता है, वॉल्यूम बढ़ाता है, तो उसके
टेम्परेचर कम हो जाते हैं। और यही कारण है कि हम लोगों के जो पृथ्वी के सतह से वाष्प बनकर आज भी ऊपर जाता है, ये जब ऊपर जाता है तो वैसी स्थिति में एकाएक दबाव कम होने से इनके आयतन बढ़ जाते हैं, और आयतन बढ़ जाते हैं तो ताप कम हो जाता है, और ये फिर बादल के कण हमारे 8 से 12 किलोमीटर के क्षेत्र में तैरते रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी और प्रेशर कम हो गया, अगर ये ऊंचाई को प्राप्त किए तो, या हवा के हिलकोरे से, तो फिर संघनन की क्रिया तेज हो जाती है और फिर जल की बूंदें जमीन पर आने लगती है, गिरने लगती है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि वर्षा का बूंद गर्म होता, कारण कि ऊपर जाने के बाद ठंडा हो जाता है। इसी ढंग से यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं बंद करके हाई प्रेशर में रखा जाए, मान लीजिए ट्रक का ट्यूब हो और उसमें हम लोग तो सारा गैस वायुमंडल के भर देते हैं, लेकिन एक टायर अगर टेस्ट के लिए लिया जाए और ट्यूब भी उसके अंदर हो और उसमें CO2 गैस प्योर उसमें भरा जाए, भरते 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 जब हाई प्रेशर हो जाए, अपने आप फट जाए, तो आप देखेंगे अगल बगल आपको उजला उजला दाना छिटाया हुआ मिलेगा। वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान रखेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, यानी शुष्क बर्फ भी कहते हैं। लेकिन जैसे ही उसको समय मिलेगा फिर वो वाष्प बनकर क्या होगा, उड़ जाएगा। यानी कि ड्राई आइस जो है वह आपके सब्लिमेशन की क्रिया करता है। सब्लिमेशन मतलब उर्ध्वपातन, सीधे ठोस से गैस हो जाना, जैसे कपूर भी करता है। तो इस तरीके से आपका रुद्धोष्म ताप परिवर्तन से जो मीथेन गैस था वह मीथेन क्लैथरेट के रूप में बन गया, और क्लैथरेट के रूप में बनकर और सतह पर आ गया। चूंकि वर्षा निरंतर हो रही थी, वर्षा के जल के साथ बहकर और समुद्र के नीतल में चला गया। आज भी फ्यूचर के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के बाद क्लैथरेट का ही स्थान आता है आज भी। लेकिन आपसे यदि पूछे कि फ्यूचर का ईंधन क्या है, तो आप मारिएगा हाइड्रोजन ही। लेकिन अगर हाइड्रोजन ऑप्शन नहीं होगा तो क्लैथरेट मारिएगा। पेट्रोल से भी ज्यादा अधिक भंडार प्रकृति में क्लैथरेट का है, और वह क्लैथरेट ठोस बर्फ के रूप में समुद्र की तलहटी में पड़ा हुआ है। अगर उसको निकालना आसान हुआ तो हमें ये जो पेट्रोलियम गैस जो महंगे खरीद रहे हैं, इतनी महंगा खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ है। देख रहे हैं, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अब बैटरी से जो है कार चल रही है, बैटरी से आपका टेम्पू चल रहा है। तो कहने का मतलब ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट होगा उस दिन हम लोग क्लैथरेट निकाल लेंगे समंदर से। तो कहने का अर्थ है कि इस ढंग से पृथ्वी में चेंजिंग आने लगी, टेम्परेचर में बदलाव आने लगा। इस बदलाव से पृथ्वी के ऊपरी भाग के जो सतह था, क्रस्ट था, उसमें टूट फूट होने लगा, उसमें विखंडीकरण होने लगा, उसके अवशिष्ट होने लगे, उसके रवे बनने लगे। अब आपको पता होगा कि समुद्र के नीतल में फास्फोरस की मात्रा थी, 47 टाइप्स ऑफ सॉल्टी मटेरियल भी था, और साथ ही साथ सूर्य की रोशनी मिली तो साइनोबैक्टीरिया नामक शैवाल बना। और यह साइनोबैक्टीरिया नामक शैवाल जब पृथ्वी के सतह पर आया, पेड़ पौधे उगने लगे, जीव जंतु का विकास हुआ। तो जब ये जीव जंतु मरे, तो यही जो है आपके मृदा का निर्माण किए। क्योंकि पृथ्वी जब टूटी ऊपरी सतह, तो छोटे छोटे जो कण थे उसमें अवसादी चट्टान ज्यादा था, उसमें जीवांश की मात्रा कम थी। अब जब अवसादी चट्टान ज्यादा था, जीवांश की मात्रा कम थी, तो उत्पादकता कम होगी। लेकिन धीरे धीरे जब पेड़ पौधे जीव जंतु मरने लगे और उनके जो है अवशिष्ट पदार्थ जो है वो पृथ्वी के कण में, मिट्टी के कण में मिला, तो जीवांश की मात्रा बढ़ी। आज भी देखे होंगे कि जो भारत में 8 प्रकार के मिट्टी है, उसमें राजस्थान के रेगिस्तानी मिट्टी में जीवांश की मात्रा कम है। और वही देखेंगे यदि पर्वतीय मृदा है तो वहां जीवांश की मात्रा ज्यादा है।
क्योंकि जंगल है पहाड़ों पर, पहाड़ पर जंगल है, और वो जंगल जो है अनुपयोगी मैक्सिमम है, उसको काटना छांटना लाना बड़ी दिक्कत होता है पहाड़ से। ऐसी स्थिति में वहां के जो पेड़ के छिलके हैं या पत्ते हैं, टहनियां हैं, या पेड़ ही गिर गया तो उसके मुलायम वाला पार्ट धीरे धीरे वर्षा के कारण सरगल जाता है और वर्षा के पानी से ही बह बह कर और पर्वत के किनारे वाले भागों में मृदा में मिल जाता है। और जब किनारे वाले भागों में मिल जाएगा और ये निरंतर होते रहेगा तो वैसी स्थिति में वहां पर जीवांश, जीव के अंश, जीवांश की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और वही राजस्थान में चले जाइए, रेगिस्तान में चले जाएं, या सहारा मरुस्थल में चले जाएं, या फिर मंगोलिया में हम चले जाएं, कालाहारी मरुस्थल में चले जाएं, वहां पेड़ पौधा ही नहीं है भी तो खजूर वगैरह थोड़ा थोड़ा है, घास कांटेदार वगैरह झाड़ियां हैं, तो उनके पत्ते भी नहीं होते, और होते भी हैं तो सीमित है, बहुत ही कम है। 1% भी रेगिस्तान में जंगल नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में 90% तक जंगल है। तो आप समझ सकते हैं कि उस ढंग से वहां पर जीवांश बना ही नहीं, तो रेगिस्तानी मृदा में जीवांश की मात्रा सबसे कम होती है। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है कई बार कि मृदा के जो 8 प्रकार है उसमें सबसे अधिक उपजाऊ मृदा किसे मानते हैं? तो जिसमें जीवांश की मात्रा ज्यादा हो, उसमें उर्वरक की मात्रा कम डालनी पड़ती है, कृत्रिम उर्वरक, और उत्पादकता ज्यादा रखी जाती है। यह आपका है पर्वतीय मृदा। और सबसे कम मृदा उपजाऊ कौन है? तो मरुस्थलीय मृदा, या थार कह सकते हैं भारत के सेंस में, या रेगिस्तानी मृदा कह सकते हैं उसको। लेकिन यह बलुई मृदा ही है या रेगिस्तानी मृदा ही है जिसमें आपको ह्यूमस नहीं है, उत्पादकता उसकी कम है। अब रहा कि भारत में ये कंडीशन नहीं है। भारत में जो पर्वतीय मृदा है वहां पर उबड़ खाबड़ होने के कारण, यानी भारत जो शिवालिक या तराई मृदा है वहां पर अत्यधिक कहीं बाढ़ की स्थिति आ जाती है, कहीं पर्वत चोटियां हो जाती है, समतल मृदा वहां नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां जंगल ज्यादा है और कृषि के कार्य वहां कम होता है। कृषि के कार्य भारत में सबसे ज्यादा अगर होता है तो वह मृदा है आपका जलोढ़ मृदा, क्योंकि नदियों के जल पर आरूढ़ होकर जो मृदा आई है उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। और यह मृदा भी 2 भागों में बांटी जाती है, एक बांगर मृदा और दूसरा खादर मृदा। बांगर मृदा वह मृदा है जहां बाढ़ के पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता और सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। खादर मृदा वह जलोढ़ मृदा है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ की पानी पहुंचती है और वहां पर उर्वरक की आवश्यकता उतनी नहीं होती, क्योंकि बाढ़ के साथ ही उत्पादक पदार्थ उस मृदा में प्रतिवर्ष मिलते रहते हैं, इसलिए उसकी उत्पादकता बढ़ते रहती है। तो इस तरीके से ये सामान्य आपका जानकारी हुआ। अब यदि आपको जानकारी इससे भी विस्तृत अगर जाननी है तो एक एक करके समझना होगा कि भारतीय मृदा विभाग के अंतर्गत जो 8 प्रकार की मृदा बनाई गई है, बांटी गई है, वह कौन मृदा कितने क्षेत्रों में है और किन किन राज्यों में इसकी उपस्थिति है। तो यह हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं आपके सामने भारतीय